Welcome learners, Jai Jagannath. We have already uploaded, we will discuss the class 8 Indian polity. Chapter 1, first chapter Indian Constitution. Why do we need a constitution? So, we have already uploaded part 1 and part 2. This is part 3. Part 3 also uploaded. ठीक है, आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है फेडरलिज्म। फर्स्ट है, देखो आपको एक काम दिया गया है, तो आप अगर आप अकेले नहीं करोगे तो क्या काम को क्या करोगे, दूसरों में बांट दोगे। जैसे हमारा घर में एक शादी ब्याह का कोई फंक्शन होगा, तो क्या करते हैं हम, हमारा जो काम होता है वो डिफरेंट पर्सन में बांट देते हैं। जैसे कि तुम पानी दोगे मेहमान को, तुम खाना लाओगे मेहमान के लिए, तुम मेहमान को जो उनको रहने का व्यवस्था करोगे। ये हम जैसे क्या करते हैं, हम बांट देते हैं काम। वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो बहुत सारे काम है, जो रूल है रेगुलेशन है, तो बहुत सारे हैं, उसे हम पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं। तो हमारा जो सेंट्रल लेवल में एक यूनियन लेवल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल में एक स्टेट गवर्नमेंट है। क्योंकि हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा ये एक स्टेट है, ये सब सारे स्टेट है, तो उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलता है। और इस सारे स्टेट को मिलकर जो यूनियन टेरिटरी सबको मिलाकर क्या होता है, हमारा इंडिया है। पूरे इंडिया को हम बोलेंगे यूनियन। तो यूनियन पूरे इंडिया के लिए गवर्नमेंट है, उसे हम बोलेंगे यूनियन गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट हम बोलेंगे, और जो स्टेट के लिए जो गवर्नमेंट होगा उसे हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ये जो दो गवर्नमेंट हम कर चुके हैं, ये दोनों गवर्नमेंट अपने स्टेट में और अपनी एरिया में, जैसे कि इंडिया जो पूरे इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा और पूरी स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगा। जो पावर हम देंगे डिवाइड करेंगे उसे हम बोलेंगे फेडरलिज्म। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट। जो काम हम बांट चुके हैं, जो हम बांटते हैं, इसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। इसका मतलब है जो पावर है, पावर एक लोग के हाथ में नहीं होता है, डिफरेंट पार्ट में वो डिवाइड हो चुका है, इसे हम बोलेंगे फेडरलिज्म। समझ में आया? जैसे तो हम देखेंगे, चलो दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब है कि एक कंट्री में मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब होता है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल। सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल में गवर्नमेंट। पंचायत राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। और स्टेट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो उनको संभालना ज्यादा कठिन है, इसलिए स्टेट को भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हम डिवाइड किए। जैसे उड़ीसा को 30 डिस्ट्रिक्ट में हम डिवाइड किए। एंड यू हैव रीड अबाउट क्लास 6 book. We looked at the functioning of state government in our class 7 book, and this year we will read about central government. आज हम अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। The vast number of community in India. बहुत सारे कम्युनिटी है, जैसे सिख रिलीजन, सिख, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन, हिंदू, ये सब बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे कम्युनिटी है इंडिया में। That a system of government needed to be devised that did not involve only person sitting in the capital city of New Delhi. इसका मतलब है कि जो न्यू दिल्ली में ही लोग ही सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बैठेंगे, तो अदर रीजन में क्या होगा, उनके प्रॉब्लम क्या होगा, ये सब तो सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन, instead it was very important to have another level of government. That's why the state government was formed. इसका मतलब है कि जो सेंट्रल लेवल में कुछ 10-12 और कुछ लोग ही होंगे जो सारे लोगों के लिए, सारे जो पॉपुलेशन के लिए कुछ रूल लेकर आएंगे। तो ये पॉसिबल हो सकता है नहीं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम या फिर कोई और जनेगा। जो हमारा इलाके में जो बारिश नहीं होता है, हमारा जो ट्यूबवेल है वो पानी नहीं आता है, ज्यादा स्कूल में कुछ अच्छा कंडीशन नहीं है, ये हम कौन जान सकते? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जानेगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जानेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट जानेगा, या पंचायत लेवल में जो हम बोलते, हमारा पंचायत में जो होगा वो तो ज्यादा अच्छे से जान पाएगा जो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा सोल्यूशन क्या है, हमारे लिए रूल रेगुलेशन क्या होगा। वैसे ही एक
सारे पंचायत और सारे डिस्ट्रिक्ट को लेकर एक स्टेट है, वो एक रूल होगा, जैसे कि लॉकडाउन होगा, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट दिन से लॉकडाउन हुए, तो हमारे स्टेट में कब से लॉकडाउन होगा वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये हो तो, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट में कितने सारे वैक्सीन आएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मगर अगर हम इस कार्य को हम सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप इस कार्य को न्यस्त करेंगे तो क्या होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाएगा। सारे लोगों को वैक्सीन मिले, सारे लोगों को अच्छे से जो रहन सहन जो क्या बोले जो जो आए थे, जो बाहर से आए थे, उन्हें जो क्वारंटाइन में रखे गए थे वो ठीक से क्वारंटाइन में रहे कि नहीं, ये सब कुछ कौन देख सकता है? एक स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से देख सकता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर एक स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा ख्याल रख सकता है ये सब। वैसे ही एक स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर कौन रखता है? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का, पंचायत लेवल का जो है, पंचायत लेवल में ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है। इसीलिए हम क्या करें, पावर को डिस्ट्रीब्यूट की, पावर को जो एक केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, पावर को हम स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत गवर्नमेंट भी क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, समझ में आया? While each state India enjoys autonomy in exercising powers on several districts, इसका मतलब है कि जो डिफरेंट स्टेट होते हैं, ईच स्टेट इज पावर, सभी स्टेट को पावर है, उनके पास सेपरेट पावर है कि वो अपनी स्टेट में क्या रूल होगा वो ला सकता है, ये रूल हमारा स्टेट में कार्यकारी होगा। अब वो स्टेट बोलेगा कि कल से स्कूल छुट्टी हो जाएगा, तो कौन डिक्लेयर करता है? कल से वो सारी स्कूल छुट्टी हो जाएगी, ये डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट, तो उनके पास एक सेपरेट पावर है। Certain issues subject of national concern required that all of the states follow the law of central government, but the constitution contains list that detail the issue that each tier of government can make laws on. तो ये भी हो सकता है कुछ रूल होंगे, जो रूल वो सेंट्रल लेवल में ही होगा और कुछ रूल स्टेट में होगा और कुछ रूल पंचायत में होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मैथ, ये सब कुछ सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या करते हैं, तुम्हारे जो है टीचर है वो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है डिफरेंट सब्जेक्ट को डिफरेंट टीचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि तुम ए व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ाएगा, बी व्यक्ति ज्योग्राफी पढ़ाएगा, सी व्यक्ति मैथ पढ़ाएगा। ये क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, यस कि नो, यस और नो, यस। अकॉर्डिंगली उस मैनर में ही जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, जो सब्जेक्ट है, जो जैसे कि हमारा एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट है, हेल्थ एक सब्जेक्ट है, जैसे आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिंदी, संस्कृत, ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसे ही हमारा कंट्री में बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, देन क्या है, रेवेन्यू, ठीक है, फिशरी, ये सब कुछ अलग अलग सब्जेक्ट है। तो कौन सा सब्जेक्ट में कौन रूल करेगा, किस सब्जेक्ट में के लिए कौन रूल करेगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे कि सपोज ये आया कि सिक्योरिटी की बात अब अगर आता है, तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ बात आता है, तो उसके लिए लॉ कौन क्रिएट करेगा, उसके लिए लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सपोज कुछ टेररिस्ट आ जाएंगे, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल लॉ नहीं बना सकता, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। सपोज आपके एजुकेशन सिस्टम को कुछ चेंजेस लाने के लिए, ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट क्या कुछ सजेशन दे सकता है, मगर जो कुछ रूल चेंजेस करने के लिए वो कौन लाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा। जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये नेशनल लेवल में, दैट मीन्स ऑल ओवर इंडिया। सो इट इज एजुकेशन इज ऑल्सो ए सेंट्रल सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया कि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट। तो जो सेंट्रल और यूनियन, सेंट्रल को हम यूनियन भी बोलेंगे, तो यूनियन सब्जेक्ट है और ये स्टेट सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के लिए जो गवर्नमेंट होगा वो रूल बनाएगा, कुछ नियम बनाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ एच टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट मनी फ्रॉम द वर्क ऑफ दैट। तो जो हम टैक्स देते हैं, आप सुने होंगे जीएसटी लगता है,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगते हैं। जैसे आप एक कपड़ा खरीद कर लाओगे, तो कपड़ा खरीद कर लाने के लिए आपका जो कपड़ा है 200 रुपए का है, अगर कुछ उसमें स्टेट का जो टैक्स है वो लगता है 20 रुपीज, और सेंट्रल का जो टैक्स है वो लगता है 30 रुपीज, सब कुछ। तो इसका मतलब है कि वो जो दो है, तो कपड़ा यहाँ पर आया, सपोज वो कपड़ा हम लाए बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से यहाँ तक लाने के लिए, इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी भूमिका है और स्टेट गवर्नमेंट का भी भूमिका है। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वो रिसीव करेगा? वो फ्लाइट से अगर आएगा, जो गुड्स पैकिंग होकर आएगा, तो वो क्या करेगा? कस्टम ऑफिसर है जो एयरपोर्ट में वो चेक करेगा, फिर क्या करेगा? मार्केट को वो जो है जो भेजेगा, सेंड करेगा। फिर क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आइटम हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पास आया, उसके बाद वो क्या करेगा? वो डिफरेंट स्टेट में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। अगर सपोज हमारे पास जो कोरोना का जो वैक्सीन था, नो डाउट इंडिया में बहुत सारे वैक्सीन बना चुका था। इंडिया बहुत सारे अपनी खुद को अपने सारे लोगों को देने के बाद भी जो सरप्लस था, जो एक्स्ट्रा था, वो डिफरेंट कंट्री को हम डिस्ट्रीब्यूट किए इंडिया। अगर सपोज हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन, सपोज एक वैक्सीन है, सपोज वाई वैक्सीन, वाई वैक्सीन हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सपोज, तो वाई वैक्सीन को हम क्या करेंगे? इंपोर्ट करके लाएंगे एक दूसरे देश से, अपने नेबरिंग कंट्री से, और एक डिफरेंट कंट्री से हम वो जो वैक्सीन है वो क्या करेंगे? वो हम इंपोर्ट करके लाएंगे। इंपोर्ट यानी कि दूसरे देश से हमारे देश में आना, जो हम लाएंगे उसे हम बोलेंगे इंपोर्ट। तो हम इंपोर्ट करके लाएंगे, वो हम इंपोर्ट करने के बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? वो कैलकुलेशन करेगा कि इतने सारे वैक्सीन हमारे देश में आए, तो इतने सारे वैक्सीन में हम किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओडिशा को ये देंगे, वेस्ट बंगाल को ये देंगे, पंजाब को इतने सारे देंगे, सपोज नंबर में वो क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? जो कितने सारे देना है ये सब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? वो अपने जिले में डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि गंजा में कितने गए, गजपति में कितने गए, मालकानगिरी में कितने गए, कोडापुर में कितने गए, वो डिस्ट्रिक्ट में वो डिवाइड करेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं? वो टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। जो अपने वो काम कर रहे हैं कि नहीं? यूनियन गवर्नमेंट काम कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या कर लेंगे? टैक्स लेंगे। किससे? कंज्यूमर से, जो उसे यूज करेंगे। तो आप जस्ट मैं एग्जाम्पल है कि आपको अभी आप कुछ नहीं खरीदोगे, तो आपको सिंपली आपको कपड़े लाने के लिए तो दुकान में गए होंगे, स्कूल के लिए जो कपड़ा सिलाई करने के लिए, तो उसका आपको जो बिल देखोगे, तो उस बिल में आपको दिखाई देगा कि ये जो कपड़ा का प्राइस ये है, जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी इतना है, स्टेट जीएसटी इतना है। वो जो टैक्स, जीएसटी जो टैक्स है, वो टैक्स क्यों लेते हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसलिए टैक्स लेता है क्योंकि वो काम कर रहा है, वो काम किए है, इसलिए वो टैक्स लेते हैं। वो किस देश से वो कपड़ा लाएंगे, उसके बाद वो स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टेट भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिस्ट्रिक्ट को, ये सब काम करते हैं। उसके लिए वो क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। समझ में आया? Under federalism, the states are not merely agent of federal government, but draw their authority from the constitution as well. इसका मतलब है कि जो स्टेट है वो सिर्फ काम ही नहीं करती, इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ काम ही नहीं करती, उसके पास अथॉरिटी भी है। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो हमारा संविधान का है, संविधान में उन्हें पावर दिया गया है, उन्हें अथॉरिटी भी दिया गया है, वो कुछ भी रूल चेंज कर सकते हैं, कुछ रूल ला सकते हैं। सिंपली एक रूल को, जैसे देखो, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया हमारा 2020 में, उसके अकॉर्डिंग ये वो जो रूल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा। जो सेंट्रल लेवल में जो, क्योंकि एजुकेशन को किसका सब्जेक्ट है? यूनियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो करेगा, स्टेट गवर्नमेंट सिंपली उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको कार्यकारी करेगा कि ऐसे ऐसे करना है। अगर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ काम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो पावर भी देगा। आप हाँ, नो डाउट आप कुछ चेंजेस भी कुछ ला सकते हो, मगर आप अपने हिसाब के अनुसार कुछ चेंजेस ला सकते हो। ये अथॉरिटी दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट, किसके आधार पर? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार। ऑल पर्सन्स इन इंडिया आर गवर्नड बाय लॉज एंड पॉलिसी। तो हमारे जो पीपुल है, पीपुल, हम इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। इसका मतलब कि हम रूल बनाएंगे
हम उनको चेंज करेंगे, हम अपने लिए रूल लाएंगे। तो हम अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। कैसे? अपने आप जो हम रूल बनाए, अपने आप जो रूल बनाए हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव माध्यम से, वो रूल से ही हम अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। इन पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो कैसे हम अपने आप को गवर्न कैसे करेंगे? जो हम रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे जो लोकसभा राज्यसभा में, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा वो गवर्नमेंट परमिशन करेगा। उस गवर्नमेंट के माध्यम से जो लॉ होगा उस लॉ को हम ओबे करेंगे, उस लॉ को हम मानेंगे। तो आपको आई थिंक यू अंडरस्टूड द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब है कि पहले आप क्या करोगे, जो सब्जेक्ट है कि ये काम है, सपोज टोटल काम इतना है, ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो, ये काम आप कर लो। आप चारों में से जो आप सपोज आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पहला काम आप काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद तुम्हारा ये काम है तो तुम ये लॉ बना सकते, तुम्हारा ये काम है तो तुम उसके आधार पर लॉ बना सकते हो। तो तुम्हें पावर भी दिया गया है कि आप रूल को चेंज कर सकते हो अपने जो सब्जेक्ट के अनुसार। आपका ये मतलब नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट दिया गया है आप दूसरे के सब्जेक्ट को चेंज करो। आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है आप उसी सब्जेक्ट को भी चेंज कर सकते हो। ऐसे ही हमारा क्या है, थ्री टायर सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट जो है केवल यूनियन गवर्नमेंट नहीं होकर हमारा 3 लेवल का गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत लेवल गवर्नमेंट। समझ में आया? तो पंचायत लेवल में जो रूल होगा वो पंचायत लेवल करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट में होगा सॉरी वो स्टेट में होगा वो स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगा, और जो यूनियन में होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगा। उस रूल करने को वो इम्प्लीमेंट काम करेंगे सभी, और सभी काम करने के लिए उन्हें वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। वो टैक्स सपोज वो टैक्स कलेक्ट है, वो टैक्स कहाँ पर यूज होता है? जैसे हमारे बहुत सारे स्कूल क्या होते हैं, जैसे स्कूल 5T का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है वो हो सकता हो रहा है अभी, नया नया सिस्टम लाकर जो वीडियो ऑडियो पिक्चर के रूप में आपको पढ़ाया गया है। वो कैसे होता है? जो टैक्स कलेक्ट होता है उस टैक्स के माध्यम से ही टैक्स को यूटिलाइज कर वो जो हम ट्रांसफर लाएंगे, जो रोड बना रहे हैं, जो हॉस्पिटल में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, वो कैसे हमारा टैक्स के माध्यम से ही हम ये सब सारे डेवलपमेंट कर सकते। तो इसलिए गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि तो फेडरलिज्म इसका मतलब है कि सिंपली एक व्यक्ति पावर में नहीं लेकर बहुत सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उस सब्जेक्ट पर अपना रूल बना सके और उस कार्य को बेहतर तरीके से कर सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट, इसे हम बोलेंगे फेडरलिज्म। तो आप अगर फेडरलिज्म पूछा जाएगा तो आप आई थिंक बता सकते हो। ठीक है, आप पहले पढ़ लो कि फेडरलिज्म क्या है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है।